हेलो 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 सी स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। आई होप सबकी पढ़ाई बहुत मस्त एंड झकास चल रही है। एंड उस पढ़ाई को और भी अच्छा बनाने के लिए मैं आ गया हूँ आपके पास में। तो देखो बच्चों, अपन सीए इंटर लॉ का ये जो चैप्टर है वो आज अपन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5। कौन सा चैप्टर नंबर? चैप्टर नंबर 5। अभी तक अपन ने सीए इंटर लॉ के 4 चैप्टर कर लिए। ओके, कौन कौन से? प्रीलिमिनरी वाला कर लिया सबसे पहला, जिसमें डेफिनेशंस है। दूसरा चैप्टर अपन ने किया था कौन सा? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज वाला, कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। उसके बाद में अपन ने किया था शेयर कैपिटल। उसके बाद में अपन ने किया था प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 इससे जस्ट पहले अपन ने खत्म किया था शेयर कैपिटल और डिबेंचर। अब चैप्टर नंबर 5 कौन सा आता है? चैप्टर नंबर 5 आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय द कंपनी। देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, प्रोस्पेक्टस भी इश्यू हो गया, सिक्योरिटीज और कंपनी ने इश्यू करनी थी प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन इन्वेस्टर से पैसा लेने के लिए। कंपनी ने सिक्योरिटीज भी इश्यू कर दी, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर भी इश्यू कर दिया, अपन ने प्रोविजन भी पढ़ लिए। अब शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी के अलावा भी कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिससे क्या कर सकती है कंपनी के पास में पैसा आ सकता है। एंड पैसा एक कंपनी के लिए मेजर चीज है, जो कंपनी के जो भी स्टेक होल्डर हैं वो कंपनी को देते हैं। और उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किसके हाथ में होती है? वो होती है कंपनी के हाथ में। इसके लिए अगर कोई हथियार, मान लो कोई गलत हाथों में चले जाए, उसके लिए कंपनी क्या बनाती है? कंपनी बनाती है लॉ, कंपनी बनाती है प्रोविजंस, कि इस पैसे को आप कैसे मैनेज करोगे। तो जो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर वाला पोर्शन है वो अपन ने जस्ट इससे पिछले वाला चैप्टर नंबर 4 में अपन ने कवर कर लिया। अभी अपन कवर करेंगे कि कंपनी को अगर डिपॉजिट से पैसा मिलता है वो क्या होता है। पहली चीज, अपन सारी चीजें एकदम बेसिक से कवर करेंगे, डोंट वरी, हर चीज को अपन पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय द कंपनी। यहां पे किसका नाम आया है? पहली चीज एक्सेप्टेंस की बात आई है, तीन चीजें आई है। इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अपन इस चैप्टर में किस वे से, किस अप्रोच से अपन कवर करेंगे इस चैप्टर को। कैसे? सबसे पहले बात है ये एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस का मतलब कंपनी क्या करेगी? कंपनी लेगी। इस चैप्टर में क्या बात होगी कि कंपनी के पास में कुछ आ रहा है, इसके लिए आया एक्सेप्टेंस। देने की बात अभी नहीं आई है। अभी अगर एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ अगर डिपॉजिट होता ना, पेमेंट मींस अगर कोई और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही है उस केस में रीपेमेंट की बात नहीं हो रही, डिपॉजिट की। एक्सेप्टेंस पैसा ले रही है क्या? डिपॉजिट के थ्रू। डिपॉजिट की भी अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डिपॉजिट में क्या क्या आता है। डिपॉजिट के थ्रू पैसा आ रहा है, कौन ले रहा है? कंपनीज। यहां पे कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम नहीं आया है, कोई पनवाड़ी की दुकान का नाम नहीं आया है, कोई भी पार्टनरशिप का नाम आया नहीं आया है। यहाँ पे ओनली एंड ओनली नाम आया कंपनीज का। तो अपन जो भी चैप्टर के सेक्शन प्रोविजन पढ़ेंगे सारे किसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे? कंपनी के रेस्पेक्ट में। अपने दिमाग से अदर कोई भी निकाल देना बिजनेस स्ट्रक्चर, ओनली कंपनी के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। किसके लिए? डिपॉजिट्स जो कंपनी के पास में आए हैं और जो उसने क्या करे हैं? एक्सेप्ट करे हैं, ना कि किसी और को दिए। ओके, इसके लिए अपन कितने सेक्शन कवर करेंगे इस चैप्टर के? इसमें अपन कवर करेंगे 4 सेक्शन। तो बस सर 4 ही सेक्शन है? हाँ, 4 ही सेक्शन है, बट ये 4 सेक्शन भी इस चैप्टर को पूरा कवर करने के लिए बहुत है। कंपनीज एक्ट ने बहुत सारा कंटेंट इस 4 सेक्शन में डाला है, जिससे आप पूरा समझ जाओगे कि ये कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में कौन कौन से प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अपन कौन से सेक्शन? सेक्शन 73, 74, 76 एंड 76 ए। ओके, ये 4 सेक्शन अपन कवर करेंगे। 75 नहीं है, ओके, एलिमिनेटेड। तो 75 वाला अपन नहीं पढ़ेंगे इसमें। 73, 74, 76 एंड 76 ए। कौन कौन सी बातें इस चैप्टर में अपन कौन कौन सी बातें पढ़ेंगे? देखो, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे
डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिटर कौन होता है, कौन कौन सी कंपनी होती है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है, और किसको मानेंगे कि अपन ये डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट नहीं है, एंड डिपॉजिट कहां कहां पे नहीं माना जाएगा कि ये एक कंपनी डिपॉजिट नहीं मान सकती। इसके लिए 73 वाला पहला ही सेक्शन है, वो है प्रोहिबिशन ऑन डिबेंचर एक्सेप्टेंस। कंपनीज एक्ट में मेजर जो आपको चीजें ध्यान में रखनी होती है वो होती है प्रोहिबिशन। आपको सारी कुछ छूट है, बट जहां पे एक कंपनी ने रोक लगा दी वो आपको एकदम पूर्णतया अच्छे तरीके से आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसलिए 73 पहला ही सेक्शन है, प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस। क्या एक्सेप्टेंस डिपॉजिट का, कि कहां कहां पे आपको प्रोहिबिट है कि आपको ये करना ही नहीं है एक्सेप्ट। 74 आता है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। आपने ले लिया तो उसको वापस भी तो देना होगा ना, उसके लिए आएगा रीपेमेंट। 76 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ये पब्लिक से डिपॉजिट अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसके लिए आपको क्या प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। लास्ट में आता है 76 से कि अगर आपने कुछ फॉलो नहीं किया प्रोविजन तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। अपन आते हैं अपने चैप्टर पे, फर्स्ट जो डेफिनेशन दे रखी है डिपॉजिट की उस पे आते हैं। ओके, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ये है डेफिनेशंस वाला सेक्शन, सेक्शन 2, और उसका सबसेक्शन 31 ऑफ द एक्ट, द टर्म डिपॉजिट, डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड होगा। एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट। अरे सर यही तो अपन पढ़ रहे थे कि डिपॉजिट की डेफिनेशन है कि एनी मनी रिसीव्ड एज ए डिपॉजिट। तो ये कंपनीज एक्ट बोल रही है कि आपको डिपॉजिट के नाम पे अगर कुछ भी पैसा आएगा तो आप उसको क्या बोलोगे, डिपॉजिट बोलोगे। अब ये इन्होंने स्पेसिफिकली इसके लिए बताया है क्योंकि कुछ और भी चीजें हैं जो आपको डिपॉजिट माननी है। इसके लिए इन्होंने इंक्लूसिव टाइप का एक वर्ड यूज किया है कि एनी मनी रिसीव्ड एज डिपॉजिट या फिर बाय वे ऑफ डिपॉजिट इज ए डिपॉजिट, एंड या फिर और लोन या एनी अदर फॉर्म, कोई अदर फॉर्म में पैसा मिल रहा है बाई ए कंपनी, बट नॉट इंक्लूड सच कैटेगरी ऑफ द अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। कौन कौन सा पैसा आएगा इन्होंने नीचे शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। इट इंक्लूड एनी मनी रिसीव्ड, कौन से वे में, किस वे में आपके पास में पैसा आया, या तो डिपॉजिट के फॉर्म में आपके पास में पैसा आया है कोई, या आपके पास में कोई लोन के फॉर्म में पैसा है, या फिर आपको कोई और अदर फॉर्म में पैसा आया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अदर फॉर्म मींस अपन कौन सा मानेंगे कि यही फॉर्म है वो डिपॉजिट अपन मानेंगे, यही फॉर्म है इसको अपन नहीं मानेंगे। इसके लिए चिंता मत करो, कंपनीज एक्ट ने आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एक डिटेल्ड लिस्ट दे रखी है जिसमें आपको ये बताया कि आपके पास में अगर ये पैसा आता है तो आपको ये डिपॉजिट नहीं मानना। क्यों? ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास में कुछ पैसा आ रहा है, मान लो लीगल हो इलीगल हो, कंपनी किसी फॉर्म में पैसा ले रही है तो कंपनी बोल रही है तो हमारा डिपॉजिट है। तो इसके लिए कंपनी ने एक लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे स्पेसिफिक पैसा है या ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजन है जिसको अपन मानेंगे कि ये डिपॉजिट नहीं है। ओके, इसके लिए उसके अलावा जितने भी फॉर्म में पैसा है उसको अपन डिपॉजिट मानेंगे। लोन के भी काफी ऐसे एक्सेप्शन है कि किस लोन को अपन नहीं मानेंगे कि ये क्या है, डिपॉजिट है। ओके, देखो, लेकिन इसने ऊपर दे रखा है कि लेकिन डज नॉट इंक्लूड वो कैटेगरी जिसको डिसाइड किया है या प्रिस्क्राइब किया है आरबीआई की कंसल्टेशन के साथ में। तो ये नीचे सारी कैटेगरीज दे रखी है। इसके लिए डिपॉजिट की अगर आप डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द टर्म डिपॉजिट, द डिपॉजिट इंक्लूड्स ना कि डिपॉजिट मीन्स नहीं लिखना, डिपॉजिट इंक्लूड्स। क्या आता है डिपॉजिट में, एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट, कोई भी पैसा आया जो डिपॉजिट के फॉर्म में आया या लोन के फॉर्म में आया या कई एनी अदर फॉर्म में आया। ओके, नेक्स्ट
इन्होंने क्या बोला, डिपॉजिट इट कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। डिपॉजिट क्या हो सकता है, या तो सिक्योर्ड हो सकता है या अनसिक्योर्ड हो सकता है। सिक्योर्ड किसको बोलते हैं, फुल्ली सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग चार्ज हो जानी टेंजिबल असेट। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि सिक्योर्ड का क्या मतलब होता है। सिक्योर्ड का मतलब होता है कि उस पैसे पे किसी चीज की सिक्योरिटी होना। मींस कंपनी क्या कंपनी सिक्योरिटी देगी उस डिपॉजिट के बदले में, किसको, जिसने पैसा दिया है कंपनी को एज ए डिपॉजिट के फॉर्म में। अब सिक्योरिटी कैसे देगा, वो करेगा चार्ज क्रिएट। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाला चैप्टर आएगा, बट फिर भी एक बार बेसिक में बता रहा हूं। वो मान लो एक कंपनी के पास में असेट पड़ी है, बहुत सारी असेट पड़ी है, किसी ने पैसा दिया, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोला अगर मान लो मैं कभी भी आपके पैसा वापस लौटाने में असक्षम रहा, मेरे पास में पैसा नहीं रहा, तो आप एक काम करना, ये वाली प्रॉपर्टी है, इसको मैं आपको क्या कर रहा हूं, एज ए गिरवी आपको रख रहा हूं। वो फिजिकली भली गिरवी ना हो उसके पास में, डिपॉजिटर के पास में, लेकिन वो ये मानेंगे या वो ये बोलेंगे कि ये आपकी सिक्योरिटी है, कभी भी पैसा नहीं दूं, आप इसको बेच के अपना पैसा वसूल कर लेना, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। अगला आता है अनसिक्योर्ड, पार्शियल और नो सिक्योरिटी मेड अवेलेबल। इसमें पार्शियल मींस आधी सिक्योर्ड हो सकती है, आधी अनसिक्योर्ड, एंड या फिर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। मान लो कंपनी ने आगे कभी भी डिफॉल्ट किया, तो कोई डिपॉजिटर है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा कि उस कंपनी का कुछ बेच के पैसा वापस ले ले। इसके लिए डिपॉजिट सिक्योर्ड भी होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं। ओके, इट मे बी एक्सेप्टेड इन द जॉइंट्स नेम नॉट एक्सीडिंग 3%। डिपॉजिट को कितने नाम से एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी, 3 जनों के नाम से जॉइंट नाम में एक्सेप्ट कर सकती है। राम श्याम घनश्याम, तीनों ने मिलकर क्या किया, 10,000 रुपए, टोटल 30,000 रुपए इकट्ठा किए, और कंपनी रिलायंस में क्या करे, इन्वेस्ट कर दिया एज ए डिपॉजिट, या उनको क्या कर दिया, एज ए डिपॉजिट दे दिया। उसके लिए मान लो राम श्याम घनश्याम की जगह एक और राधे श्याम और आ गया, ये काम करो, मेरा भी पैसा है 10,000 रुपए, टोटल 40 मिला के वो कंपनी को दे दो। लेकिन कंपनी क्या करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। कंपनी करेगी राम श्याम घनश्याम 3 जनों का ही जॉइंट में जो पैसा आया है, जॉइंट नाम से पैसा आया है, वही कंपनी एक्सेप्ट करेगी। भली वो 10,000 हो, भली वो 1-1 लाख करके करें, कितना भी हो, 3 जने मैक्सिमम अपना पैसा एज ए डिपॉजिट कंपनी को देंगे, और कंपनी उनका जॉइंट नाम मैक्सिमम 3 जनों का ही लिखेगी। नॉट इंक्लूड प्रिस्क्राइब कैटेगरीज ऑफ द अमाउंट स्टेटेड इन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स। ये नीचे दे रखा है कि इसमें कौन कौन सी है वो कैटेगरीज नहीं आएगी जिसको अपन डिपॉजिट मानेंगे। प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स ओनली। एक जो प्राइवेट कंपनी होगी वो अपने खुद के मेंबर से ही खाली डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकेगी, ना कि पब्लिकली। क्यों, वो प्राइवेट कंपनी को पब्लिकली डील करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए उसको जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है वो करेगी अपनी खुद के मेंबर से। मान लो इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया आईसीआई ने कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और वो क्या कर रही है, ऑफर कर रही है पब्लिक को कि आप हमको क्या करो, डिपॉजिट दो। उसने बोल दिया कि आप हम अपनी कंपनी में पब्लिक से पैसा एज ए डिपॉजिट ले रहे हैं, तो क्या ये एज पर कंपनीज एक्ट है? ये बिल्कुल भी एज पर कंपनीज एक्ट नहीं है। कभी भी आप डिपॉजिट वाला चैप्टर पढ़ो या मान लो क्वेश्चन पढ़ो तो ये चीज को ध्यान में रखना, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है वो। ओके, पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स ऑल्सो फ्रॉम द पब्लिक। खुद के मेंबर से तो कर ही सकती है, साथ के साथ में पब्लिक से भी क्या कर सकती है, एज ए डिपॉजिट पैसा ले सकती है, कुछ सर्टेन पैरामीटर के बेस पे। ओके, डिपॉजिटर में नॉमिनेट एनी पर्सन टू एनी टाइम। एक डिपॉजिटर है जिसने पैसा दिया है कंपनी को, एज ए डिपॉजिट दिया है, वो कोई एक पर्सन को अपना नॉमिनी बना सकता है। नॉमिनी मींस इन केस जब उसकी डेथ हो गई या जब वो इनकेपेबल हो गया एज ए डिपॉजिटर, तो नॉमिनी उसकी जगह क्या होगा, डिपॉजिट होल्डर बनेगा या डिपॉजिटर बनेगा, उसको बोलते हैं नॉमिनी। तो एक कोई भी
जो डिपॉजिटर है वो किसी भी बंदे को किसी भी टाइम पर नॉमिनेट कर सकता है, इसमें कंपनी में। रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट इज टाइम बाउंड। ये इन्होंने क्लियर किया है कि आपने जब डिपॉजिट लिया है तो एक फिक्स टाइम लिमिट होनी चाहिए जिसमें आप बताओगे कि इतने टाइम में हम पैसा वापस दे देंगे, इसलिए ये क्या है, टाइम बाउंड है। एवरी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी शैल बी रीपेड विद द इंटरेस्ट। बेसिक चीज है, कोई धर्म के लिए तो एक कंपनी को पैसा देगी नहीं कि एक धर्म करें, कुछ ना कुछ उनका इंटरेस्ट होगा, कुछ ना कुछ उनको पैसा कमाना होगा, इसीलिए वो कंपनी को डिपॉजिट देगी। इसके लिए ये बोला है कि हर एक डिपॉजिट जो कंपनी ने एक्सेप्ट किया है वो किसके साथ में उसको रीपे करना होगा, विद इंटरेस्ट के साथ में। प्री मैच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट कैन बी मेड बाय द कंपनी। की मान लो एक डिपॉजिट है वो 10 साल से मैच्योर होगा, अगले 10 सालों में मैच्योर होगा, लेकिन कंपनी चाहती है कि मैं अभी इसका रीपेमेंट कर दूं, तो प्री मैच्योर मींस अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, उसको प्री मैच्योर उसको रीपे कर सकती है। इसके लिए कौन कौन सी 10 बातें हैं जो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, किसकी, डिपॉजिट्स की। क्या अपन ने पर्टिकुलर्स पढ़े कि डिपॉजिट क्या होता है। पहली चीज, डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि ये ध्यान में रहे ना आपके। इट इंक्लूड्स, थोड़ा इट इंक्लूड्स कौन कौन सी, कोई भी डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा आया, लोन के फॉर्म में पैसा आया, कोई अदर फॉर्म में पैसा आया, सिक्योर भी हो सकता है, अनसिक्योर भी हो सकते हैं, जॉइंट नाम से आ सकता है, मैक्सिमम 3 नाम से, लेकिन कुछ कैटेगरीज है जो नहीं आएगी, जो नीचे दे रखी है रूल्स में। प्राइवेट कंपनी खाली मेंबर से कर सकती है, पब्लिक कंपनी मेंबर के साथ साथ में पब्लिक से भी पैसा एक्सेप्ट कर सकती है, और कोई भी डिपॉजिटर है वो नॉमिनेट कर सकता है किसी भी बंदे को एनी टाइम। रीपेमेंट है वो टाइम बाउंड है, हर एक डिपॉजिट को रीपेमेंट करना होगा, किसके साथ में, ब्याज के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में। और एक कंपनी चाहे तो उतना डिपॉजिट का क्या कर सकती है, प्री मैच्योर रीपेमेंट कर सकती है। अब देखो ऊपर जो इन्होंने क्या करा था, ये बोला था कि डज नॉट इंक्लूड प्रेस्क्राइब कैटेगरीज अमाउंट स्टेटेड इन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, ये इन्होंने कहां बताया, ये बताया इन्होंने यहाँ पे, ये बताया इन्होंने यहाँ पे, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द अमाउंट आर नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स। ऊपर इन्होंने बताया कि डिपॉजिट के कौन कौन से पर्टिकुलर्स या फिर डिपॉजिट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कौन सा पैसा होगा डिपॉजिट में नहीं आएगा। इसके लिए ऊपर तो इन्होंने बता दिया कि कोई भी पैसा जो आया है डिपॉजिट के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में या कोई अदर फॉर्म में, लेकिन ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए इन्होंने क्लियरली बताया कि ये पैसा जो मैं बता रहा हूं ना, वो आप नहीं मानना कि ये डिपॉजिट है, उसको आप डिपॉजिट में बुक करना ही मत अपनी बुक्स में। इसके लिए कौन कौन से हैं एक एक करके पढ़ेंगे, ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप 2 बार 3 बार 4 बार जितने भी बार आपको लगे कि ये अब मेरे को ध्यान में आ गया, क्योंकि आप याद करोगे तो कंपनी ऐसा पूछेगी, ऐसे अपना ये ऐसा पूछेगी नहीं कि आप बताओ कि ये वाला कौन कौन से हैं जो अपन काउंट नहीं करेंगे। वो क्या करेगी, घुमा फिरा के आपको पूछेगी कि ये वाला कंसिडर होगा या नहीं होगा, डिपॉजिट है। तो इसके लिए आप पढ़ना खाली इसको, समझना कि कौन कौन सा पैसा डिपॉजिट में नहीं आ सकता। इसके लिए एक एक करके आराम से अपन तसल्ली से इसको कवर करेंगे। कौन कौन सा है देखो, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, कोई भी पैसा जो किससे आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी अदर सोर्स हुज रीपेमेंट इज गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, स्टेट गवर्नमेंट से आया, लेकिन कोई अदर सोर्स से आया, लेकिन उसकी गारंटी किसने दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने। या लोकल अथॉरिटी या स्टेट्यूटरी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई स्टेट अथॉरिटी है जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है, या फिर कोई स्टेट लेजिस्लेचर से। इसके लिए कौन सा पैसा, मान, अब एक ध्यान में रखना, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी अथॉरिटी आ जाए, ठीक है,
उससे पैसा जो भी आया है उसको आप नहीं मानोगे, क्या नहीं मानोगे, उसको डिपॉजिट नहीं मानोगे बस। अगला कि कोई भी पैसा किससे आया है, फॉरेन गवर्नमेंट से। यहां पे अगर आप कोई भी ध्यान में रखना, फॉरेन का जहां पे नाम आ जाए वहां पे आज सतर्क हो जाना कि ये वाले पॉइंट्स है वो फॉरेन वाले डिपॉजिट माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। इसके लिए स्पेसिफिकली देखो, फॉरेन गवर्नमेंट से अगर कोई पैसा है उसको डिपॉजिट नहीं मानना, फॉरेन या इंटरनेशनल बैंक से कोई पैसा आया है उसको आप डिपॉजिट नहीं मानना, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग but not limited to International Financial Corporation, Asian Development Bank, Commonwealth Development Corporation and International Bank for Industrial and Financial Reconstruction। इंटरनेशनल नाम कहीं भी आ जाए, फॉरेन नाम कहीं भी आ जाए, आप इसको मानोगे कि ये डिपॉजिट नहीं है। फॉरेन गवर्नमेंट ओन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ओन कर रखा है, वहां से अगर पैसा आया तो उसको भी नहीं मानोगे। फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी का पैसा डिपॉजिट नहीं मानना। फॉरेन कोलैबोरेटर से अगर कोई पैसा आया है, फॉरेन बॉडीज कॉर्पोरेट और फॉरेन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन यहाँ वहां बाहर का जो विदेशी आदमी है या फिर वहां के जो बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज है उनसे भी अगर पैसा है उसको भी आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। फॉरेन अथॉरिटीज और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, कोई फॉरेन अथॉरिटी है या फिर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, इंडियन सिटीजन है लेकिन पर्सन रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया है, तो उसको अपन क्या मानेंगे, उसको अपन डिपॉजिट नहीं मानेंगे। द रिसीट ऑफ द फंड शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा 1999 एंड रूल्स। अब इन्होंने दे रखा है कि जो उनसे पैसा कोई अदर फॉर्म में, आप डिपॉजिट नहीं ले रहे लेकिन कोई अदर फॉर्म में भी आ रहा है ना, तो उसके लिए आपको फेमा के रूल्स आपको फॉलो करना है, फेमा का एक्ट फॉलो करना है, उसको आपको अलग से ध्यान में रखना है। ओके। तीसरा इन्होंने क्या बोला कि कोई भी पैसा आया रिसीव्ड एज एन लोन और द फैसिलिटी फ्रॉम। ऊपर इन्होंने बोला कि कौन कौन सा पैसा आता है, डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा है या लोन के फॉर्म में या कोई अदर फॉर्म में। लेकिन आपको अगर यहां से लोन के फॉर्म में पैसा आया, किससे आया है आपको लोन के फॉर्म में पैसा, तो उसको आप नहीं मानोगे कि ये डिपॉजिट है। किससे, देखो आपको लोन मिला है किससे, बैंकिंग कंपनी से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या उसकी कोई सब्सिडरी से, नोटिफाइड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से मिला है, कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू बैंक या कोऑपरेटिव बैंक। अब इसमें आप एक चीज नोट करो, बैंक है उसका काम क्या है, बैंक का काम है लोन देना, ठीक है, बैंक का काम है लोन देना। अब बैंक लोन दे रही है अगर, तो क्या बैंक ये बोल के देगी कि मैं दूसरी एक कंपनी है पब्लिक या प्राइवेट उसमें डिपॉजिट दे रही हूं, ये उनके ऑपरेशंस का, वो उनके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का ही काम है कि वो क्या कर रही है, लोन दे रही है। अगर वो लोन दे रही है, बैंकिंग कंपनी है, उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये काम है, तो आप उसको डिपॉजिट कैसे मानोगे, वो लोन ही माना जाएगा कंपनी के लिए, वो लोन में ही काउंट होगा। ओके। इसके लिए किसी कोई भी बैंकिंग कंपनी से अगर अपने पास में लोन आया है तो उसको अपन डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ओके। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज ए लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस मीन पैसों की सहायता, या तो लोन मिला या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली, किससे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनी रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी या शेड्यूल बैंक्स। अब देखो ये सारे के सारे कौन है, ये है बैंकिंग ऑपरेशंस करने वाली कंपनीज, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनीज है, रीजनल फाइनेंशियल है, शेड्यूल बैंक्स है, वो क्या कर रही है, वो सारे के सारे फाइनेंशियल्स या लोन देने का ही ऑपरेशन का काम कर रही है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इनका काम क्या है, फाइनेंस का काम है। अब वो अगर पैसा दे रही है, वो आपको किस फॉर्म में दे रही है, वो आपको लोन के फॉर्म में दे रही है, तो आप उसको डिपॉजिट नहीं मान सकते। इसके लिए इन्होंने बोला है कि इन चार से जो भी पैसा है उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। एनी अमाउंट received against issue of the commercial paper or any other instrument issued in accordance with the guidelines or notification issued by the RBI। आपने अगर कोई कमर्शियल पेपर या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट
इशूड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन नोटिफाइड बाय द आरबीआई, कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस दी है आरबीआई ने, उसके बेस पे आपने कोई इंस्ट्रूमेंट इश्यू करा है या फिर आपने कमर्शियल पेपर इश्यू करके अगर कोई पैसा रेज किया है, उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। ओके, कोई ऐसा अमाउंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, और किसके फॉर्म में? इंटर कंपनी डिपॉजिट। इसके लिए नीचे पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर 6। ओके, पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है? इट इज क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ द एक्सप्लेनेशन दैट इफ द सिक्योरिटीज फॉर विच द एप्लीकेशन मनी or advance for such securities was received cannot be allotted within 16 days from the date of receipt of the application money or advance for the such securities, then such application money or advance is not refunded to the subscriber within 15 days from the date of completion of 60 days. Such amount shall be treated as a deposit under these rules. Further, it is clarified that any adjustment of the amount for any other purpose shall not be treated as refund. अब देखो, इन्होंने बोला है, अपन ने ऊपर पढ़ा था अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर के केस में। ये बोल रहे हैं कि आपने क्या किया, प्रोस्पेक्टस इश्यू करा अपने सिक्योरिटीज के सब्सक्रिप्शन के लिए। अब किसी ने आपको एप्लीकेशन मनी दी, किसके लिए? शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। एप्लीकेशन मनी में उसको क्या हुए? शेयर अलॉट ही नहीं हुए। उसने पैसा दे दिया आपको, लेकिन उसको शेयर अलॉट नहीं हुए। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको पहली चीज तो आपको विद इन 60 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है वापस। आपको क्या करना पड़ता है? अगले 60 दिनों में कंप्लीट होने के बाद में, आपको अलॉटमेंट टू कंप्लीट होने के बाद में 60 दिनों के अंदर अंदर जिसका जिसका पैसा एप्लीकेशन मनी के लिए आया है, आप उसको वापस दे दो। और अगर आपने 60 दिन कंप्लीट हो गए, उसके भी अगले 15 दिन तक आपने क्या किया? पैसा नहीं दिया वापस, तो 75 डेज के बाद में अपन उसको क्या कर लेंगे? एज ए डिपॉजिट क्या कर लेंगे? उसको कंसिडर कर लेंगे। ये बात बोल रहा है कि अगर आपने क्या किया है, कोई भी पैसा रिसीव्ड बाय ए कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, कोई कंपनी ने अगर आपको पैसा दिया है किस चीज के लिए? एज ए डिपॉजिट या एप्लीकेशन मनी के लिए, तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। इंटर कंपनी डिपॉजिट हो गया तो वो माना ही नहीं जाएगा, इसको बोलेंगे इंटर कंपनी डिपॉजिट। ओके, मान लो एक सिंगल पर्सन है, उसने अगर पैसा दिया है और वो एप्लीकेशन मनी आपने 75 दिन तक रिसीव हुई हुई वापस नहीं करी, तो आप उसको डिपॉजिट कंसीडर करोगे। ये वाला आप डिपॉजिट कंसीडर नहीं करोगे कोई अदर कंपनी से, अगर आपने, आपकी सेम जात वाले ने आपको अगर पैसा दिया है। एनी अमाउंट received and held towards subscription to any securities, including share application money or advance towards allotment of securities pending allotment, so long as such amount is appropriated only against the amount due on allotment of the securities applied for. कोई भी पैसा आपके पास में आया है, किसके लिए? आपने जो सिक्योरिटीज इश्यू करी थी उसके सब्सक्रिप्शन के लिए आपके पास में पड़ा है, ठीक है। सो लॉन्ग एज सच अमाउंट इज अप्रोप्रिएटेड ओनली अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू टू अलॉटमेंट, कि आप जब तक वो पैसा अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर देते या जब तक वो पैसा रिफंड नहीं कर देते, उसको आप क्या नहीं मानोगे? आप डिपॉजिट पहले नहीं मानोगे। हमने बोला है कि आपको एक टाइम लिमिट दी है, तब तक आप अगर नहीं वापस देते हो तो हम क्या करेंगे? डिपॉजिट मान लेंगे। लेकिन उस टाइम पीरियड में भी आपको एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट नहीं मानना है। ओके, आपको उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। ओके, any amount received from person who at the time of receipt of the amount was a director of the company या फिर relative of the director of the private company, क्या है वो? किससे आया है पैसा? या तो वो डायरेक्टर है या कंपनी का डायरेक्टर का रिलेटिव है, या तो वो डायरेक्टर है या डायरेक्टर का रिलेटिव है। किसकी कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में। उससे अगर कोई पैसा आया है रिसीट ऑफ द अमाउंट, तो उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। हाउएवर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी, एज द केस में बी, फ्रॉम whom मनी इज रिसीव्ड, रिक्वायर्ड टू फर्निश ए डिक्लेरेशन टू द कंपनी, उनको क्या करना पड़ेगा? एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ गिविंग मनी, जब वो क्या कर रहे हैं? कंपनी को पैसा दे रहे हैं, एक डिक्लेरेशन इन राइटिंग
to the effect that the amount is not being given out of the funds acquired by him by borrowing or accepting loans or deposit from other, or the company shall disclose the details of the money so received in the board report. सिंपल सी बात है कि उन्होंने ये पैसा कहां से लाया है, वो उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उनको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो पैसा आया है ना, वो हमने किससे अक्वायर नहीं किया है, फंड्स नॉट बीइंग गिवन आउट ऑफ फंड्स। उन्होंने पैसा किससे नहीं दिया है, जो उसने या तो बोरोइंग करी है, या उन्होंने लोन लेके करा है, या उन्होंने डिपॉजिट लेके करा है किसी और से। ये पैसा उनका खुद का है। ओके, कि अगर वो डायरेक्टर किसी और से पैसा लेके, किसी और से लोन लेके अगर आपकी कंपनी में डिपॉजिट कर रहा है, तो मतलब यहां पे कुछ गड़बड़ है। इसके लिए इन्होंने बोला है कि उसको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये हम ऐसा एडजस्टमेंट या किसी और से पैसा लेके कंपनी को डिपॉजिट नहीं दे रहे हैं। ओके, इन्होंने नीचे एक पॉइंट दे रखा है, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अमाउंट रिसीव्ड बाय प्राइवेट कंपनी फ्रॉम देयर मेंबर, डायरेक्टर और अदर रिलेटिव बिफोर 1 अप्रैल 2014, whether to be considered as deposit or not under Companies Act 2013. It is clarified that such amount received by private company prior to 1 April 2014 shall not be treated as deposit, subject to the condition that the relevant private company shall disclose in notes to the financial statement the figures of such amount and the accounting head in which such amount have been shown. However, any renewal or acceptance of the fresh deposit on or after 1 April 2014 shall be in accordance with the Companies Act 2014 and the rules made thereunder. कि कोई कंपनी है जिन्होंने ये अपना जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इससे पहले के टाइम में पैसा दे रखा था और वो आपकी कंपनीज की बुक्स में अभी तक खड़ा है। ओके, तो आप एक काम करो, जब ये रूल्स एप्लीकेबल हुआ उसका वैसे तो उस टाइम की बात कर रहा है, प्रायर टू रूल्स 2014 से पहले का अगर पैसा है तो आप एक काम करो, अपने नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बता दो कि आपके पास में इससे रिलेटेड आपके पास में कितना पैसा है और आपने किस हेड में शो किया ये वाला। ओके, नाउ एनी अमाउंट रेज्ड बाय इश्यू ऑफ, आपने अपना पैसा कैसे रेज किया है, bonds or debentures secured by the first charge or the charge ranking pari passu with the first charge on any asset referred to the schedule 3 of Companies Act 2013 excluding intangible asset of the company। आपने वो पैसा किससे रेज किया है, या बॉन्ड्स या डिबेंचर सिक्योर्ड है जो, वो इश्यू करके आपने क्या किया है, अगर पैसा रेज किया है जो सिक्योर्ड बॉन्ड डिबेंचर है वो रेज इश्यू करके आपने पैसा रेज किया है, तो हम उसको क्या नहीं मानेंगे, डिपॉजिट नहीं मानेंगे। या फिर कन्वर्टेबल कंपलसरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर, कौन कौन से आपने या तो सिक्योर्ड बॉन्ड्स या डिबेंचर इश्यू करें, या फिर आपने कंपलसरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और डिबेंचर इश्यू करें, जो किसमें कन्वर्टेबल है, शेयर्स में बाय कंपनी विद इन 10 ईयर्स, 10 सालों के अंदर अंदर जो कन्वर्ट होने वाले हैं बॉन्ड्स या डिबेंचर, उसको अपन क्या नहीं मानेंगे, डिपॉजिट नहीं मानेंगे। हाउएवर, if such bond or debenture are secured by the charge of any asset referred in schedule 3 excluding intangible asset, the company of such bonds or debentures shall not exceed the market value of such asset as the asset by the registered valuer। आपको इतना ज्यादा ये याद रखने की जरूरी नहीं है कि अगर इन्होंने एक्सा कुछ पैसा रेज किया है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से उसकी वैल्यू करानी पड़ेगी, और आपका जो पैसा आपने सिक्योर्ड या कन्वर्टेबल सिक्योर किया है जिस एसेट पे, उसके एसेट की वैल्यू से ऊपर नहीं जाना चाहिए उनकी वैल्यू। ओके, या फिर कोई पैसा आपने अगर रेज किया है किसमें, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ऊपर कन्वर्टेबल की बात कर ली, नीचे बात कर रहे हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन एनी असेट, मींस कोई अनसिक्योर्ड, अगर नॉन अनसिक्योर्ड, यहां पे मैं अगर बोलूं इसको तो इसको मैं बोल सकता हूं अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है जिसपे क्या है, कोई चार्ज नहीं है, asset of the company and listed on any recognized stock exchange as per applicable regulation by the SEBI। पहली चीज,
इसको मैं काम करता हूं, पूरा ऐसे लिख देता हूं। इसको इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए, लिस्टेड अनसिक्योर्ड, लिस्टेड अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। इतने में आप समझ जाओगे कि कौन सा पैसा है जो आप डिबेंचर वाला आप नहीं मानोगे डिपॉजिट। जो जो डिबेंचर क्या है, लिस्टेड है, अनसिक्योर्ड है और नॉन कन्वर्टेबल है, वो क्या है, वो डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कोई पैसा रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर कोई पैसा कंपनी के एम्प्लॉय से आया है, कितने अमाउंट तक, नॉट एक्सीडिंग इट्स एनुअल सैलरी, उसकी एनुअल सैलरी 10 लाख रुपए है एंड कंपनी को उसने क्या करें 8 लाख रुपए दिए हैं, अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी इन नेचर ऑफ द नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर अगर कंपनी को पैसा दिया है, लेकिन वो अगर उसकी सैलरी से ऊपर नहीं है तो उसको अपन नहीं मानेंगे कि वो डिपॉजिट है। अब आप एक एज्यूम करो, एक कंपनी किसी बंदे को हायर कर रही है और उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नाम पे या सिक्योरिटी के नाम पर अगर उससे क्या कर रही है, 1 लाख रुपए ले रही है और उसकी सैलरी होगी मान लो 5 लाख रुपए। अब ये चीज कैसे जस्टिफाई होगी कि एक एम्प्लॉय की सैलरी साल की 10 लाख है और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा है 20 लाख रुपए? ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जिसको उस नौकरी की उतनी ज्यादा जरूरत है कि अपने 10 लाख की सैलरी वाली जॉब के लिए वो 20 लाख की सिक्योरिटी दे रहा है? अगर वो ऐसा कर रहा है तो कुछ ना कुछ कंपनी में उसका इंटरेस्ट है, इसके लिए वो क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। इसके लिए कंपनीज एक्ट ने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेस पे अगर उसने नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी को दिया है, ठीक है, उसको अगर दिया है जो उसकी सैलरी से ऊपर नहीं है, उसकी एनुअल सैलरी से, तो उसको अपन डिपॉजिट नहीं मानेंगे। मान लो उसकी सैलरी 10 लाख है, उसने पैसा दे दिया कंपनी को 12 लाख, तो उसको अपन क्या मान लेंगे, डिपॉजिट मान लेंगे एज पर कंपनीज एक्ट। या कोई पैसा एनी अमाउंट नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड इन ट्रस्ट, अगर कोई पैसा ट्रस्ट के बेस पे अगर रखा हुआ है, मान लो हेल्ड इन ट्रस्ट रखा हुआ है, कंपनी है उसकी ट्रस्टी है उस पैसे की, तो उसको अपन डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ओके, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, कोई ऐसा पैसा आया है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में वो पैसा काम आ रहा है, तो उसको अपन डिपॉजिट कैसे मान सकते हैं? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला पैसा आप डिपॉजिट नहीं मान सकते। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि एज एन एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स और प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज, अगर आपके पास में एडवांस आया है पैसा, अकाउंटेड फॉर द एनी मैनर व्हाटसोएवर प्रोवाइडेड दैट सच एडवांस इज अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ द गुड्स or provision of services within 365 days from the date of the acceptance of such advance. However, in case of any advance which is subject matter of any legal proceeding before any court, the said amount limit 365 shall not apply. अगर आपके पास में एडवांस है सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज के लिए और वो पैसा आपके पास में 365 दिन तक आपके पास में एडवांस भी पड़ा है, तो उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। हाँ, ये बात आप मानोगे कि 1 साल हो गया लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई गुड्स नहीं जा रहा है, कोई सर्विसेज नहीं जा रही है, तो ये कोई डिपॉजिट थोड़ी है। डेफिनेटली ये क्या है, ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये डेफिनेटली कोई ना कोई डिपॉजिट है। उसको लिए 365 दिन पार अगर नहीं हुए हैं तो उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया उस पर कुछ काम नहीं हुआ तो उसको क्या मानेंगे, डिपॉजिट मान लेंगे। लेकिन अगर कोई कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, कुछ लीगल कार्रवाई चल रही है और 365 दिन अगर ज्यादा हो गए हैं फिर भी आप उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, क्यों, उस पर लीगल कार्रवाई चल रही है। या फिर अगर पैसा या एडवांस अकाउंटेड फॉर इन एनी मैनर कंसिडरेशन फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द एग्रीमेंट या अरेंजमेंट प्रोवाइडेड सच एडवांस इज एडजस्टेड अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। या फिर आपके पास में कोई एडवांस आया है किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और सब्जेक्ट टू कंडीशन, कि उस पे कंडीशन है कि आप ये पैसा किसके अगेंस्ट में एडजस्ट करोगे, उसकी सप्लाई के अगेंस्ट में। या फिर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है किसके लिए, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट,
फॉर सप्लाई ऑफ द गुड्स या सर्विसेज के लिए, कि आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है कि आप भविष्य में ये वाला कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हमको सर्विसेज ऑफ गुड्स या सप्लाई करोगे। या फिर आपको एडवांस किसके लिए मिला है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए मिला है। या फिर आपको एडवांस किसके लिए मिला है, कोई फ्यूचर सर्विसेज के लिए मिला है इन फॉर्म ऑफ वारंटी और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एज पर रिटर्न एग्रीमेंट। ओके। या फिर आपको एडवांस मिला है किसके लिए, एंड एज अलाउड बाय द सेक्टोरियल रेगुलेटर इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट। या फिर आपको कोई ऐसा एडवांस मिला है जो आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बताएगी आपको किसके अगेंस्ट में एडजस्ट करना है। या फिर आपको ऐसा एडवांस मिला है फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स द पब्लिकेशन वेदर इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिसीट ऑफ द पब्लिकेशन, कि आपको ऐसा पैसा मिला है कि आपको क्या करना है, किसी में पब्लिकेशन करना है, किसी को एडवर्टाइज करना है, तो आप डिपॉजिट नहीं मानोगे उसको। ये एक नीचे क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि इन्होंने बोला है कि ऊपर जितना भी पैसा आपको दे रखा है, अगर वो क्या हो गया, ड्यू टू रिफंड हो गया, कहां से, ये वाला इतना पैसा जो भी है अगर ड्यू टू रिफंड हो गया, ठीक है, इन्होंने वैसे पॉइंट ए बी और डी दे रखे हैं, ये अगर तीनों रिफंड के लिए ड्यू हो गए और आपने 15 दिन तक रिफंड नहीं किए तो आप उसको डिपॉजिट मानोगे, अदरवाइज आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। कोई भी पैसा ब्रॉट इन बाई प्रोमोटर ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, अगर कोई प्रमोटर है, नया प्रमोटर है जो कंपनी में पैसा लगा रहा है, ओके, किसके थ्रू, अनसिक्योर्ड लोन के बेस पर अगर पैसा लगा रहा है, इन पर्सन्स ऑफ द स्टिपुलेशन ऑफ एनी लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। The loan is brought because of the stipulation imposed by the lending institution on the promoter to contribute such finance, कि प्रमोटर ने इसके लिए ही पैसा लिया है कि मैं आगे जाके मेरी कंपनी में पैसा लगा रहा हूं। प्रमोटर ने बैंक को बोला कि बैंक मेरे को पैसे दो, मेरे को एज ए प्रमोटर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मेरी कंपनी में मेरे को पैसा देना है, लोन देना है, और ये बेस पे उस बैंक ने अगर प्रमोटर को लोन दिया है तो उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे, अगर उसने क्या दिया है, बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन में अगर आपको पैसा दिया है, एंड द लोन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोमोटर देमसेल्व्स और बाय देयर रिलेटिव और बोथ, एंड वो पैसा प्रोमोटर ने खुद ने दिया है, ऐसा नहीं प्रोमोटर ने बोल दिया एक काम करो, मेरा भाई है आप उससे ले लेना पैसे और आप काम करो इसको अनसिक्योर्ड लोन में बुक करो, ऐसा नहीं चलेगा। पहली चीज, या तो बैंक से उसने लोन लिया यही बोल के लिया है कि मेरे को आगे कंपनी में लगाना है, या फिर उसने खुद ने ही ये पैसा लगाया, एंड सच एग्जम्पशन शैल बी अवेलेबल ओनली टिल द लोन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक आर रीपेड आर नॉट देयर आफ्टर। ओके। एनी अमाउंट एक्सेप्टेड बाय निधि कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, कोई निधि कंपनी अगर उसके रूल के बेस पे अगर पैसा ले रही है तो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। कोई पैसा रिसीव्ड बाय वे ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चिट अंडर द चिट फंड एक्ट। ओके। चिट फंड एक्ट में के बेस पे अगर कोई पैसा आया तो वो आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। ओके। कोई भी पैसा रिसीव्ड बाय द कंपनी अंडर द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द सेबी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर कोई पैसा आया है उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। या फिर 25 लाख, कोई स्टार्टअप कंपनी है, अगर अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है और उसको कितना पैसा मिल रहा है 25 लाख या उससे ज्यादा, बाय वे ऑफ द कन्वर्टेबल नोट, अगर उसको पैसा मिल रहा है बाय वे कि वो कन्वर्टेबल नोट्स इश्यू कर रही है, इसमें कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर या रीपेबल विद इन नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। ओके। इन सिंगल ट्रांच, एक ट्रांच में, एक ट्रांच मींस सिंगल पेमेंट, बुलेट पेमेंट, ना कि अलग अलग हिस्सों में, सिंगल ट्रांच मींस एक ही पेमेंट में अगर उसको पैसा मिल रहा है 25 लाख या उससे ज्यादा फ्रॉम ए पर्सन, कोई और पर्सन से, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कोई पैसा अगर रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद द सेबी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन, इन सबसे अगर पैसा आ रहा है तो उसको क्या नहीं मानेंगे, डिपॉजिट नहीं मानेंगे। एक बार क्विकली इसको गो थ्रू कर लो कि कौन कौन सा पैसा डिपॉजिट में नहीं आएगा। इसके लिए आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको गो थ्रू करना है। सेंट्रल, अगर कोई गवर्नमेंट से अगर आपको पैसा आता है तो वो आपको नहीं मानना कि वो डिपॉजिट है। फॉरेन या फॉरेनर का कहीं नाम आ जाए तो उसको आपको नहीं मानना कि वो डिपॉजिट है।
अगर कोई बैंकिंग या कोई जिसका काम ही ये फाइनेंस प्रोवाइड कराना, लोन प्रोवाइड कराना है, मींस कोऑपरेटिव बैंक, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उससे पैसा आ रहा है, उसको आप नहीं मानोगे। ओके, कोई कमर्शियल पेपर या इंस्ट्रूमेंट के बेस पर अगर पैसा आ रहा है जो आपको रेज करना है, तो वो नहीं मानोगे आप। या फिर इंटर कंपनी डिपॉजिट अगर हो रहा है, कोई और कंपनी आपको डिपॉजिट दे रही है, तो वो आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। या फिर आपके शेयर्स के सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट के लिए आपके पास में पैसा पड़ा है, तो उसको आप डिपॉजिट नहीं मानना। और अगर प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर या उससे रिलेटिव से अगर पैसा आया है और उसने अगर डिक्लेरेशन दिया है कि ये पैसा मैंने कोई लोन या वैसे अरेज नहीं किया है इस कंपनी में डिपॉजिट करने के लिए, तो उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। कोई कंपनी ने अगर पैसा रेज किया है किससे, सिक्योर्ड बॉन्ड्स या डिबेंचर से, कंपलसरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर जो 10 साल के लिए मैच्योर होंगे, उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। लिस्टेड लिस्टेड अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल अगर डिबेंचर है, लिस्टेड अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, तो वो पैसा आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। कोई पैसा अगर कोई एम्प्लॉय से आया है जो उसके एनुअल सैलरी से कम है या एनुअल सैलरी तक है, तो वो डिपॉजिट नहीं मानना आप। कोई नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अगर कंपनी ने इन ट्रस्ट में पैसा रख रखा है, ट्रस्टी बनकर पैसा रख रखा है, उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। कोई पैसा इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है, मान लो गुड्स और सर्विसेज के लिए कोई एडवांस आया है, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई पैसा आया है, एडवांस आया है, या फिर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए डिपॉजिट पड़ा है, सर्विसेज के लिए डिपॉजिट पड़ा है, या पब्लिकेशन के लिए अगर आपके पास में एडवांस पड़ा है, तो ये केस में आप क्या करोगे, उसको नहीं मानोगे कि वो डिपॉजिट है। या कोई अगर प्रमोटर पैसा लेके आया है बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन में अगर पैसा दे रहा है, कौन प्रमोटर दे रहा है, और प्रमोटर ने ये पैसा खुद ही बैंक से लिया है, और ये पैसा बैंक को यही बोल के लिया है कि मेरे को आगे करना है, और खुद ने ही दिया है, और ये तब तक वैलिड रहेगा तब जब तक उस लोन का टेन्योर खत्म नहीं हो जाता। या निधि कंपनी अगर कोई पैसा ले रही है सब्जेक्ट टू रूल्स जो निधि कंपनी के है, वो डिपॉजिट नहीं मानना। अगर कोई चिट फंड में आपको पैसा आ रहा है, तो आपको पैसा वो नहीं मानना, क्या डिपॉजिट। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर अगर पैसा आ रहा है, वो आपको डिपॉजिट नहीं मानना। अगर स्टार्टअप कंपनी है, कोई एक बंदे से कन्वर्टेबल नोट के बदले में 25 लाख और उससे ज्यादा अगर पैसा आ रहा है, तो आप उसको डिपॉजिट नहीं मानना। एंड इन फंड से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड म्यूचुअल फंड से पैसा आ रहा है, उसको आप क्या नहीं मानोगे, डिपॉजिट नहीं मानोगे। नाउ एक डिपॉजिटर की डेफिनेशन देख लो आप। डिपॉजिटर की डेफिनेशन किसको कहते हैं? एज पर रूल्स टू सब रूल 1 क्लॉज डी ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014, डिपॉजिटर किसको कहते हैं? कंपनीज एक्ट में डिपॉजिटर किसको बोलेंगे? यहाँ पे अब सिंपल से विजिबल फॉर्म में लिख रखा है कि पब्लिक और कंपनी, प्राइवेट कंपनी के केस में मेंबर होगा उसको डिपॉजिटर बोलेंगे। कि पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में उसका मेंबर होगा जो डिपॉजिट दे रहा है, उसको डिपॉजिटर बोलेंगे। एंड पब्लिक कंपनी में कोई भी अगर पर्सन जो अगर डिपॉजिट दे रहा है, तो उसको डिपॉजिटर बोलेंगे। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में कोई और पर्सन मेंबर के अलावा डिपॉजिट नहीं कर सकता, इसके लिए वो डिपॉजिटर नहीं होगा। तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में मेंबर को तो डिपॉजिटर बोलेंगे ही बोलेंगे, पब्लिक कंपनी में और पर्सन भी अगर होगा जो डिपॉजिट कर रहा है, उसको डिपॉजिटर बोलेंगे। ओके, एक कौन कौन सी कंपनी है जो डिपॉजिट लेने के लिए एलिजिबल है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने, ऐसा नहीं है कि जो भी कंपनी एस्टेब्लिश हुई सारी की सारी पब्लिक से पैसा रेज कर रही है, इन्वेस्टमेंट ले रही है और क्या कर रही है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है। नहीं, ऐसे तो कोई भी कंपनी आई, इनकॉर्पोरेट हुई, इलीगल तरीके से जनता से या कोई भी अपने अपने मेंबर बनाए, उन मेंबर से पैसा लिया, डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और अपना काम इलीगल तरीके से कर रही है, ऐसा नहीं। अगर आपको पैसा डिपॉजिट के लिए लेना है, आपको रेज करना है, तो आप एक क्या होनी चाहिए, एक ट्रस्टेड कंपनी होनी चाहिए। ओके, आप अगर पब्लिक भी पैसा लगाएगी तो ऐसी कंपनी में लगाएगी जो ट्रस्टेड हो। ओके, इसके लिए, और जो मेंबर भी अगर पैसा लगा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी पैसा लगा रहा है। इसके लिए कंपनीज एक्ट ने क्या करी, एक डेफिनेशन दी कि कौन कौन सी कंपनीज है जो एलिजिबल है कि आप डिपॉजिट ले सकते हो।
एलिजिबल कंपनी मींस द पब्लिक कंपनी। देखो प्राइवेट कंपनी तो क्या है, प्राइवेट कंपनी एस्टेब्लिश हुई, अपने अपने मेंबर बनाए, कंपनीज एक्ट के उस पर प्रोविजन लगे, उसने डिपॉजिट ले लिया। लेकिन आप अगर पब्लिकली अगर एक कंपनी डीलिंग करते हो, पब्लिक कंपनी हो, तो आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसी लिमिट लगाई गई है कि आप हर किसी से पैसा नहीं ले सकते। क्यों? आप पब्लिकली डील कर रहे हो, पब्लिक से आपने पैसा लिया, आम जनता से आपने पैसा लिया, और आप अगर अगले ही दिन डूब गए, तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? कंपनी की होगी। और जनता आगे किससे पैसा मांगेगी? कंपनी से तो पैसा मांगने से रही, क्योंकि वो तो डूब गई। इसके लिए कुछ ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेल्थ रखती हो। उसके लिए कंपनीज एक्ट ने क्या बोला कि अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो क्या होना चाहिए, सेक्शन 71 सब सेक्शन 1 के नाम पर, के बेस पर, कि आपके पास में कौन कौन सी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। पहली चीज तो आपकी नेटवर्थ है, वो नॉट लेस देन 100 करोड़ होनी चाहिए। आपकी जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। आपका जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। एंड विच हैज ऑब्टेन द प्रायर कंसेंट, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे इन्होंने बोल रखा है, यहां पे इन्होंने बोला है और यहां पे इन्होंने बोला है एंड। दोनों अलग अलग है कि अगर इन दोनों में से तो कोई एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप एलिजिबल हो। साथ के साथ इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हुई तो आपको ये दोनों भी फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, पहली चीज आपकी नेटवर्थ है 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, एंड उसके साथ में आपने क्या करा है, प्रायर कंसेंट ली है इन जनरल मीटिंग बाय वे ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके, ऑल्सो फाइल्ड, फाइल्ड कराया आपने रिजोल्यूशन विद रजिस्ट्रार। ठीक है, दो चीजें हैं कि पहली चीज तो आपका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है, आपका 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, साथ के साथ आपने क्या करा है, एसआर पास कराया, कंपनी में प्रायर कंसेंट लिया है, एंड उसी एसआर को आपने रजिस्ट्रार को फाइल किया, तो आप एक एलिजिबल कंपनी माने जाओगे। However, eligible company which is accepting deposit within the limit specified under section 180 subsection 1 may accept deposit by means of ordinary resolution। ओके, कि अगर एज पर आप 180 सेक्शन के अंडर आप लिमिट्स में आप क्या कर रहे हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपका जो काम है वो एसआर की जगह ओआर से भी चल सकता है, वो लिमिट आप आगे पढ़ेंगे। A public company is eligible to accept deposit from the public at large only if it meets the above mentioned criteria। ओके, कि आप पब्लिक लार्ज से अगर पैसा तभी एक्सेप्ट कर सकते हो जहां पे उन्होंने क्या है, ऊपर की कंडीशन फॉलो करिए। इसलिए हमने छोटे से चार्ट में अपन को आप बताया है कि एक एलिजिबल कंपनी कौन होती है, जिसकी नेटवर्थ नॉट लेस देन 100 करोड़, 100 करोड़ से कम की नेटवर्थ नहीं होनी चाहिए, टर्नओवर 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, प्लस उन्होंने एसआर से कंसेंट लिया है। अगर ओआर भी चल जाएगा जब वो विद इन लिमिट सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लोज सी के लिमिट्स में वो एक्सेप्ट करे डिपॉजिट्स, एंड उसने वो एसआर किसको फाइल किया है, आरओसी को फाइल करा है। तो आज अपन ने ये जो चैप्टर है डिपॉजिट्स वाला, इसमें अपन ने मान लो अपन ने इंट्रोडक्शनरी चीज जो भी थी, अपन ने डिपॉजिट की डेफिनेशन, डिपॉजिटर की डेफिनेशन, एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन, वो सारा अपन ने कवर किया। उसके बाद में अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे कि कौन कौन सी जगह है जहां पे कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, कौन कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, एंड क्या क्या पनिशमेंट्स है, एंड पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए कौन कौन से आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। इसलिए जब तक मैं आपके पास में वापस आता हूं तब तक आप ये चैप्टर इजीली आप पढ़ो, ये नोट्स आप निकालो, प्रिंट करो, आप जैसे करना है आप करो, ये मैं आपको इजीली एक्सेसिबल आपको है मेरे चैनल पे, आप अच्छे से पढ़ो। थैंक यू, राधे राधे।